Hello, good evening. Before we begin with the lectures on Indian polity, first of all, we should recall all that I discussed in my first session. If you recall, we began our discussion not with the constitution, we began our discussion with polity. हम लोगों ने पहली चर्चा की थी कि राज व्यवस्था क्या है और कानून क्या है, राज व्यवस्था, कानून और संविधान, इन सब पे हम लोगों का डिस्कशन हुआ था। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि for any civilized society, it is difficult to think of any civilized society without some kind of law or legal system in the center. हम लोग जल्दी जल्दी रिकॉल करेंगे क्योंकि ये पढ़ा चुके हैं पहले ही सब ये, ठीक है। हम लोग डिस्कस किए थे किसी भी सभ्य समाज की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं जब तक उसके केंद्र में कोई कानून की व्यवस्था नहीं हो। क्यों? क्योंकि व्हेन वी थिंक ऑफ ए सिविलाइज्ड सोसाइटी, सभ्य समाज के बारे में जब हम सोचते हैं तो वी थिंक ऑफ ए सोसाइटी वेयर थिंग्स आर कंपेरेटिवली स्टेबल एंड पीसफुल, और लोग एक साथ जीना सीख चुके हैं, उसी को सभ्य समाज कहते हैं। और लोग एक साथ जीना सीख चुके हैं मतलब कि वो अपने अधिकारों का आनंद उठाते हैं और दूसरे के अधिकारों का भी सम्मान करते हैं। तो पीपल enjoy their rights and they also respect the rights of others. People are duty conscious, but this kind of society is not so easy. It does not evolve on its own, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो हाईली अनप्रेडिक्टेबल है और बहुत ही इनकंसिस्टेंट है। कई सारे प्रॉब्लम्स हैं ह्यूमन बिहेवियर के साथ। जो व्यक्ति आज जैसा है हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। तो दैट्स वाई बहुत पहले ही हर सभ्य समाज में ये लोगों की समझ रही कि जब तक कोई एक लीगल सिस्टम या लॉ सेंटर में अगर नहीं हो तो हम लोग सोसाइटी को रन नहीं कर सकते। बट देयर हैज टू बी समथिंग इन द सेंटर ऑफ द सिविलाइज्ड सोसाइटी, सम लॉ, लीगल सिस्टम डिफाइनिंग म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। कोई कानून होना चाहिए जो लोगों के मध्य, दो समुदाय वर्ग या दो लोगों के बीच जो अधिकार और कर्तव्य हैं उन सबको वो डिफाइन कर सके, उसको परिभाषित कर सके, जिससे हर व्यक्ति को ये पता हो कि क्या उसे करना है और क्या उसे नहीं करना है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रोहिबिटेड हैं। अगर इस तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, म्यूचुअल राइट्स, ऑब्लिगेशंस, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि उसकी वजह से क्या होगा, सोसाइटी में chaos होगा। इसलिए हर सोसाइटी में वॉट एवर बी द फॉर्म, इन वन अदर काइंड ऑफ लीगल सिस्टम हैज ऑलवेज बीन देयर। मतलब हर सभ्य समाज में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई कानूनी व्यवस्था रही है। या तो लोगों ने बैठकर कानून खुद बना दिया, या धर्म के नाम पर, धर्म के आधार पर उन्होंने रेगुलेट किया है कि धर्म में क्या लिखा है सही और गलत, या तो धर्म के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, या सोसाइटी में कुछ एथिकल नॉर्म्स बना दिए, या लॉ जो है वो उन्होंने बना दिया। सोर्स कुछ भी हो, या तो आप भगवान के नाम पर लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं या लॉ बना के कंट्रोल कर रहे हैं, किसी भी तरीके से हो, लेकिन इस बात की अहमियत हमेशा समझी गई कि हम हर एक व्यक्ति को वो सब कुछ करने की इजाज़त नहीं दे सकते जो उसके मन में आता है। इसलिए सोसाइटी में एक नॉर्म जो है डेवलप हो जाता है। इसलिए एक सोसाइटी जो है वो ऐसे लॉ बनाती है और फिर उस लॉ को इन्फोर्स करने के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो इट इज़ डिफिकल्ट टू थिंक ऑफ ए सिविलाइज्ड सोसाइटी विदाउट सम काइंड ऑफ लॉ और लीगल सिस्टम इन द सेंटर। यस, एक समाज ऐसा हो सकता है जिसमें कानून की ज़रूरत थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, और एक समाज ऐसा होगा जो लार्जली सेल्फ गवर्न है। मतलब लॉ तो है लेकिन बहुत ज़्यादा लोग लॉ से गवर्न कम होते हैं और सेल्फ गवर्न वो ज़्यादा हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो कम या ज़्यादा इस तरह की स्थिति, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक समाज में लॉ की ज़रूरत है ही नहीं। अगर एक गांव है जहां सब पता चला बहुत भिक्षु ही अगर हैं, ठीक है, तो भी वहां पर तुम्हें किसी न किसी लॉ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये पर्सन में बी बिहेविंग वेरी अप्रोप्रिएटली टुडे बट ही मे नॉट बिहेव इन द सेम मैनर टुमारो। Point clear? So human behavior is a dynamic thing. ठीक है, with situation circumstances do change and your pattern of response also undergo changes. और इसलिए टू बी ऑन सेफर साइड हर सोसाइटी के अंदर एक लॉ जरूर होता है, एक नियम जरूर होता है। एक आश्रम है, उस आश्रम के अंदर सब संत योगी सब रह रहे हैं, ठीक है, उसमें गुरु शिष्य परंपरा चल रही है, सब कुछ बिल्कुल है। फिर भी आश्रम के कुछ अपने नियम कायदे कानून होते हैं जिससे कि क्लैरिटी बनी रहे कि क्या आप कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। कभी कभी गुरु जी खुद ही गलत कर सकते हैं, वो भी किसी भावावेश में आ सकते हैं, इसलिए लॉ की जरूरत हमेशा पड़ती है। पॉइंट क्लियर? दिस इज द मेन। हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके थे कि हर सोसाइटी के अंदर कोई ना कोई लॉ या लीगल सिस्टम होता है। हम लोग डिस्कस किए थे, याद हो, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी अगर है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, आज से 2500-3000 साल पहले, उससे ज़्यादा ही समझो, 4000 साढ़े 4 साल पहले, बहुत पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उस वक्त भी तुम सोचो 4000-5000 ईयर्स एगो, उस वक्त भी कोई ना कोई कानूनी व्यवस्था जरूर थी। वी हैड सम काइंड ऑफ लॉ और सम काइंड ऑफ लीगल सिस्टम, अदरवाइज लेन्स शुड नॉट बी कटिंग अक्रॉस ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल्स। सारे लेन्स 90 डिग्री पे एक दूसरे को काट रहे हैं। अपर माउंट्स, लोअर माउंट्स, पब्लिक बाथ सिस्टम, सब चीज़ें इतनी तरीके से बहुत से तरह से व्यवस्थित हैं कि वो बिना लॉ या लीगल सिस्टम के वो संभव
नहीं है। तो सम काइंड ऑफ लॉ लीगल सिस्टम हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी रहा और वहां से लगातार चलते। एग्जाम्पल समझने के लिए है कि ऐसा कभी भी कोई एक सिविलाइज सोसाइटी ऐसी कभी नहीं रही जिसके अंदर कोई लॉ या लीगल सिस्टम नहीं हो, चाहे मॉडर्न्स हो, गुप्ताज हो, या मुगल्स हो, ब्रिटिश पीरियड या आज, हमेशा। तो हम लोग के बीच ये डिस्कशन नहीं होगा कि लॉ की आवश्यकता है या लॉ की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही एडवांस स्टेज में कुछ सोसाइटी कर चली जाएगी तो वहां पर होता है कि लीगल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन it ends up losing its relevance because society is largely self governed। रेलिवेंस का मतलब ये है कि उस वक्त भी लॉ एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, लेकिन उसकी भूमिका अलग होगी जैसे आमतौर पे होती है। पॉइंट क्लियर? जब एक सोसाइटी में लोग लार्जली ड्यूटी कॉन्शियस और सेल्फ गवर्न होंगे तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट का क्या होगा समझ सकते हो? तब तुम्हें उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। पुलिस अगर है भी तो खड़ी रहती है, वो देखती है किसी और जगह कंस्ट्रक्टिव काम वो कर रही है, लेकिन उसको दौड़ना, भागना, लोगों को बिना हेलमेट के पकड़ना, चाबी छीनना, ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसका मतलब लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा रहेंगे, लेकिन उनका रोल जो है या उनका ओरिएंटेशन है वो चेंज होता रहेगा सोसाइटी के अनुसार भी। पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो हम लोग डिस्कस किए थे लॉ, उससे हम लोग डिस्कस किए थे कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। इफ यू रिकॉल, हमने डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री कैन बी डिफाइंड एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड विच एंजॉय स्पेशल लीगल सैंक्टिटी। डिस्कस किया था ना कि कानून, संविधान जो है किसी राष्ट्र के संदर्भ में वो सर्वोच्च कानून है जिसको विशिष्ट वैधानिक मान्यता प्राप्त है। संविधान सब पर समान रूप से जो लागू होता हो तो कहते हैं संविधान। ठीक है, फिर उन्होंने डिस्कस किए थे कि व्हाई इज इट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंजॉयज स्पेशल लीगल सैंक्टिटी। कॉन्स्टिट्यूशन एंजॉयज स्पेशल लीगल सैंक्टिटी बिकॉज ऑफ 3 रीजंस। हमने कहा था पहला ये कि इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ओनली विच हैज प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिवीजन ऑफ पावर अमंग द 3 विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। संविधान ने ही व्यवस्था बनाई है सरकार की, और सरकार के 3 अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन भी उसी ने किया है। और संविधान की कसौटी पर सारे कानून कसे जाते हैं। ऑल लॉज enacted by the government or administrative actions taken by the government, policy of the government can be put to the scrutiny of constitution. Constitution cannot be put to the scrutiny of other laws. जितने भी कानून हैं उनको संविधान की कसौटी पर कसा जा सकता है, लेकिन संविधान को किसी और नई लॉ की कसौटी पर कसा नहीं जाएगा। जितने कानून, नीति, प्रशासनिक क्रियाएं जो होती हैं उन सबको संविधान के दायरे में होना चाहिए। संविधान के साथ सुसंगतता होनी चाहिए, नहीं तो उसे गैर संवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा, असंवैधानिक। ठीक है, और तीसरा कानून जो हमने बताया था कि संविधान जो है अन्य कानून से डिफरेंट क्यों है? विशिष्ट वैधानिक मान्यता इसलिए है कि संविधान को देश की जनता ने स्वयं को समर्पित किया है। द वर्ड वी, ये जो वर्ड जो वी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब कि संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन एंजॉयज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेंथ एंड बैकिंग ऑफ द पीपल एट लार्ज। द वर्ड वी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी हैव गिवन टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, तो दैट्स व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी सैक्रोसेंट। संविधान बहुत ही पवित्र है। यह महज कानूनों का दस्तावेज नहीं है। इट इज नॉट जस्ट अ डॉक्यूमेंट ऑफ लॉज, इट इज मच मोर देन दैट। कॉन्स्टिट्यूशन होल्ड्स द स्पिरिट ऑफ दैट सोसाइटी। समझ में आया? The constitution is not merely a document of laws. It is very much like living organism. ये जीवित प्राणी की तरह है, which grows with the growth of society, dies with the death of society. सोसाइटी जितनी प्रगतिशील होगी, समझदार होगी, दूरदर्शिता उसमें होगी, वो अपने संविधान को बेहतर बनाती चली जाएगी। और सोसाइटी जितनी रिग्रेसिव होगी, समझ में आया, सोसाइटी जैसी होगी उसके हिसाब से वो संविधान को ही बर्बाद करती चली जाएगी। इसलिए संविधान जो है कोई स्टैटिक चीज नहीं है। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डायनामिक थिंग। ये जैसे पौधा बड़ा होता है ना, उस ढंग से या तो खिलेगा या मुरझाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग उसके अंदर काम करते हैं, तुम्हारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रशासन जो है वो, लेजिस्लेचर है, सिविल सोसाइटी, मीडिया, आम जनता, हम सब के जो कलेक्टिव रिस्पॉन्स है, हम सब का जो कलेक्टिव बिहेवियर है, हम किसी स्थिति पर कैसे देखते हैं, सोचते हैं, इन सब बातों को इकट्ठा करके देखो तो ये संविधान की धारा और दिशा तय कर देते हैं। समझ में आया? संविधान धीरे धीरे पता चला कि लोगों का व्यवहार भी ऐसे हो रहा है। जजेस भी करप्ट हो रहे हैं। जजेस जो है डबल स्टैंडर्ड उनका है, वो सोशल जस्टिस को अपनी मर्जी डिफाइन करते हैं। कभी किसी बात में एक ही मुद्दा है, 2 मुद्दा एक तरीके का है, लेकिन पता चला कि अगर जब हिंदू देवी देवताओं पर कोई कुछ बोल रहा है तो जज जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन को एक तरह से देखते हैं, और जब मुसलमानों पे कोई कुछ अगर बोलते पैगंबर पे, तो जो गॉड है, ये सॉरी, जो जजेस हैं गॉड जैसे ही अपने आप को समझते हैं, ठीक है, तो जजेस हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो देखने लायक होगा। तो दोनों का स्टैंडर्ड बिल्कुल सेम होना चाहिए ना, डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। तो जुडिशरी कैसा बिहेव करती है, ठीक है, एक मामले में यूपी में कुछ हो जाए तो हंगामा, सुप्रीम कोर्ट जो है लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सब ठीक। और बंगाल में जब हो तो चुप्पी साध के बैठे हो। समझ गए? तुम्हारी जुडिशरी अगर ऐसी है, सरकारें अगर ऐसी हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार,
ठीक है, अपनी अपनी आइडियोलॉजी के अनुसार काम करती हैं, संविधान को अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ लेती है, अपने हिसाब से कर लेती हैं। ठीक है, जजेस को समझ में आया, सीधा बोल दिए, प्रेसिडेंट को ही डायरेक्शन दे दिया कि 3 महीने के अंदर बिल पर, राज्य के द्वारा पारित जो बिल है उस पर कार्रवाई कर दीजिए, और अगर आपने साइन नहीं किया, अप्रूव नहीं किया, तो मान लीजिए आपने अप्रूव कर दिया। मतलब कि जो मन में आप अपने हिसाब से करेंगे, सोचेंगे समझेंगे एक बार। तो इससे क्या होता है कि संविधान की मूल भावना होती है। कभी कभी पार्लियामेंट एक ऐसा लॉ बना सकती है, लॉ बनाती है जो संविधान की मूल भावना के विपरीत हो। समझ में आया? जैसे कि वक्फ एक्ट बना, वक्फ एक्ट जो तुम्हारा जो है 1995 का है, हाँ, जो वक्फ एक्ट है, हाँ, तो वो संविधान की मूल भावना के विपरीत है। ऐसे बहुत तरह की चीजें हो जाएंगी। मतलब आपने एक समुदाय, किसी वर्ग को पॉलिटिकल मोटिवेशन के अंतर्गत आपने उसको बहुत ज्यादा पावर्स दे दिए। ठीक है, किसी वक्फ बोर्ड को आपने इतने पावर दे दिए कि वो दूसरों की संपत्ति पे कब्जा कर ले रहा है, उसको किसी के प्रति जवाबदेही नहीं बनती। ऐसे बहुत तरह के कानून होंगे, लिस्ट बनाओगे तो। कहने का मतलब ये कि संविधान जो है वो स्टैटिक नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा काम करता है, पुलिस कैसे काम करती है, पॉलिटिकल लीडरशिप, हाउ द पॉलिटिकल लीडरशिप इज रिस्पॉन्डिंग टू द केस, हाउ जुडिशरी रिस्पॉन्ड टू द केस, सिविल सोसाइटी, मीडिया, देयर पैटर्न, ऑल सच थिंग्स पुट टुगेदर डिसाइड इन कलेक्टिविटी व्हाट विल हैपन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। Either the constitution will grow day by day, ठीक है, constitution gets enriched, or there is a possibility that constitution is getting diluted somewhere। ठीक है, जिस जिस तरह की उसमें कल्पना की गई थी उसके अनुसार चीजें नहीं घट रही हैं। तो मैं ये हम लोग डिस्कस किए थे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेनली डॉक्यूमेंट ऑफ लॉज, ये महज कानूनों का दस्तावेज नहीं है। समझ में आया? So it's not really document of laws. Constitution Constitution is an ensemble of will and aspirations of society। लोगों की इच्छाओं, अपेक्षाओं की संकलित अभिव्यक्ति है वो। ठीक है, their will, their aspirations। ठीक है, political leadership's vision of the political leadership, how they want to see the country 20 years, 50 years down the line। ठीक है, how do they visualize things, social justice, economic justice, welfare state, democracy। आम जनता क्या सोचती है, उसकी इच्छाओं अपेक्षाओं, इन सबको इकट्ठा करो तो बन जाएगा संविधान। तो संविधान जो है वो कोई महज एक कानून नहीं है, उससे कहीं बहुत ज्यादा है। जितनी बातें संविधान के अक्षरों में निकल के आती हैं, उतनी बातें या उससे ज्यादा 2 लाइन के बीच में वहां से ही पता चलती है। कई बातें ऐसी होंगी जो लिखित होंगी, कई बातें ऐसी हैं जो लिखित नहीं है, वो तुम्हें उसके भाव को समझना पड़ेगा। समझ में आया? संविधान में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा है एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, संविधान के अंदर जो है पावर जुडिशियल रिव्यू, ये पावर तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट को है, अच्छी बात है, पावर जुडिशियल रिव्यू। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि बात लिखी हुई नहीं है, लेकिन समझना होगा कि आप क्या राष्ट्रपति को वाकई आदेश दे सकते हैं, कि आपके इतने पावर्स हैं, आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने हिसाब से आपने डॉक्टर बेसिक स्ट्रक्चर ही प्रपोज कर लिया। ये सब सोचना पड़ेगा कि कैसे, कि बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी, बहुत सारी चीज़ें लिखी नहीं होंगी। वो तीनों सरकार की जो अंग हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, दे नीड टू अंडरस्टैंड, उनको समझना पड़ता है। तीनों जो विंग्स हैं उनको उनके लोगों को जिम्मेदारी समझना पड़ता है कि जो बातें नहीं लिखी गई हैं उसको भी जाने, वो हर बात स्पष्ट लिखी नहीं रहेगी। ठीक है, हम लोग दिए थे कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग डिस्कस किए थे कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड विच एंजॉय स्पेशल लीगल सैंक्टिटी। ठीक है, हम सब संविधान के दायरे के अंदर अपना जीवन जीते हैं। और फिर ये डिस्कस किए थे डायग्राम, तुम्हें अगर याद हो, इसमें हमने बताया था कि नो सोसाइटी कैन सर्वाइव अनलेस इन द सेंटर ऑफ सोसाइटी यू हैव सम सेंट्रीपिटल फोर्स। हर सोसाइटी 140 करोड़ के अंदर कुछ लोग ऐसे होंगे जो इलेक्टेड हैं, कुछ हैं सिलेक्टेड हैं। समझ में आया? तो उसमें तुम्हारे सिलेक्टेड लोग भी होंगे, जजेस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सब भी हैं, और इलेक्टेड लीडर्स भी हैं, दोनों मिलकर के सरकार चलाते हैं। ठीक है, ये हो गया एक सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आया? ये गवर्न करते हैं, ये निर्णय लेते हैं। ठीक है, दे टेक द इनिशिएटिव फॉर द इनेक्टमेंट ऑफ लॉ, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। देन जुडिशरी हियर एग्जामिन्स द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ इज डन बाय जुडिशरी। तो ये जो सेंटर जो फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल पुल की तरह है। जैसे इन द सेंटर ऑफ द अर्थ यू हैव ग्रेविटेशनल पुल that keep the entire earth intact. Similarly, elected and selected people, they in the center, they keep the entire society intact. तो ये कंट्रोल करते हैं 140 करोड़ लोगों को, और फिर ये भी कंट्रोल होते हैं 140 करोड़ लोगों से। हमने कहा था दोनों तरफ से ही है। अगर इनमें से कोई गलत काम अगर करता है तो जनता उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहेगी, करवाएगी। समझ में? हाँ, तो दोनों तरफ से, तो ये इंटरलॉक हो गया। मतलब जो न्यूक्लियस है वो भी कंट्रोल कर रहा है पूरे 140 करोड़ लोगों को, और वो कंट्रोल कर रहा है इसको। इससे क्या होगा, सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर सिविल सोसाइटी, मीडिया, इन पर दम नहीं है। आम जनता वहाँ की है, डरपोक है, सब समझो, वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं है, बातें बहुत बड़ी बड़ी उनकी हैं। ठीक है, लेकिन तुम देखो कि आर्मी उनको मार के बिठा देती है। पाकिस्तान के अंदर कोई लोकतांत्रिक सरकार जो अपना टाइम पूरा कंप्लीट कर ही नहीं पाती है। इलेक्शन जीतता कोई और है, सरकार किसी और की बन जाती है, चला कोई और रहा है।
देखो पाकिस्तानी आर्मी जो तय करती है वही होता है, लेकिन पाकिस्तानी हमारी सैन्य शासन जो उसका जो दादागिरी चलती है पाकिस्तान में, तो कोई कुछ नहीं कर पाता। मतलब वहां के लोकतंत्र में वो मजबूती नहीं है। ध्यान से अगर देखो तो आज जो भोग रहे हैं पाकिस्तान के लोग, वो अपनी करनी का ही भोग रहे हैं। आर्मी 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 करते, आर्मी चला रही है, आर्मी मजे से थी, पूरा देश कंगाल में डूबा हुआ है। आर्मी के लोग अपने ऐसे करते हैं आराम से। आर्मी के लोग जो हैं वो सम्राट की तरह रहते हैं। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आर्मी जो है सेंटर पे है, वो कंट्रोल कर रही है, लेकिन बाकी लोग जो है उसको आर्मी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो सिस्टम फेल है। आज पाकिस्तान मोरलेस एक फेल्ड स्टेट है। ठीक है, और इसमें इस डायग्राम में समझो जो हम बताए थे कि ये जो आसपास के लोग हैं, ये जितने डायनामिक अगर होंगे, अगर ये प्रगतिशील लोग हैं, तो ये धीरे धीरे अपने सिस्टम को डायनामिक बना देंगे। और अगर सरकार अगर डायनामिक है, तो वो उसमें भी ये दम है, उसके पास इतनी पावर अथॉरिटी है कि वो समाज को डायनामिक बना सकती है। मतलब दोनों में ही क्षमता है। मतलब प्रगति और विकास के लिए, डायग्राम दिख रहा है क्या पूरा? हाँ, उधर बैठ जाओ। प्रगति और विकास के लिए शुरुआत के, बैठ जाओ उधर बैठ जाओ, अगर वहां से दिखे तो, सामने नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये प्रगति और विकास की शुरुआत यहां से भी हो सकती है, यहां से बाहर की तरफ, और बाहर से यहां की तरफ भी हो सकती है। दोनों ही संभव है। ठीक है, लेकिन इन दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है, नहीं तो सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगी। समझ में आया? अगर ये लोग ही कंट्रोल करते हैं तो तानाशाही हो जाएगी, अगर ये लोग ही सब कंट्रोल करते हैं तो दो पीपल सिटिंग इन द सेंटर, पॉलिटिकल लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप, जुडिशियल लीडरशिप, दे पुट टुगेदर, दे वोंट बी एबल टू डिस्चार्ज देयर रिस्पांसिबिलिटीज। जो उन्हें करना है वो काम वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, हम लोग ये डिस्कस किए थे मोनार्की, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, एनार्की। ये फ्रीडम की बेसिस पे था। सबसे कम फ्रीडम होता है जनता को। फ्रीडम किसकी बात की जा रही है? जनता की बात की जा रही है। सबसे कम फ्रीडम मोनार्की है, उससे ज्यादा फ्रीडम ओलिगार्की है, उसका डेमोक्रेसी में है, फिर रिपब्लिक, एनार्की। एनार्की वो पॉइंट है जहां पर चीजें क्रॉस कर गई, जरूरत से ज्यादा ही फ्रीडम हो गया। जरूरत से ज्यादा फ्रीडम दे दोगे तो एवरीबडी हैज बिकम ए लॉ टू हिमसेल्फ। हर आदमी स्वयं में कानून है, खुद ही तय कर रहा है क्या सही क्या गलत है। तो केओस हो जाएगा, उसी को बोलते हैं एनार्की। अव्यवस्था हो जाएगी, अराजकता बोलते हैं। अराजकता की स्थिति यही है ना कि कोई सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं है, जिसके जो मन में आ रहा है वही कर रहा है। जैसे बांग्लादेश में अराजकता की स्थिति देखोगे, बांग्लादेश में कई बार ऐसी स्थिति बनी है, पता चला प्रोटेस्टर्स घुस गए कहाँ, प्रधानमंत्री निवास में, साड़ी लेके भाग गए। जो प्रधानमंत्री है वो तो निकल गई थी वहां से, उसके रूम में घुस गए, सामान तोड़ दिए, कपड़े उपड़े निकाल लिए। ठीक है, गार्ड वगैरह भागे, किचन विचन में घुस गए, सामान जो लगा तोड़ फोड़ दिए। जिसके जो मन में आ रहा है वो करो, तोड़ फोड़, मंदिर में तोड़ फोड़ कर दो, किसी को जान से मार दो, है जो में आ रहा है वो, लाइब्रेरी तोड़ दो, आग लगा दो, सड़क फिर सारी बस गाड़ी फूंक दो। एक अराजकता, वो भी एक आध घंटे की नहीं, चल रही कई दिन तक। तो एनार्की, जरूरत से ज्यादा फ्रीडम जो है वो एनार्की। तो फ्रीडम, सबसे कम फ्रीडम, फिर थोड़ा ज्यादा फ्रीडम, ठीक है, अच्छा खासा फ्रीडम, बहुत ज्यादा फ्रीडम, खत्म हो गया। ठीक है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। उसके बाद देखो, ये हम डिस्कस किए थे कि डेमोक्रेसी जो है लोकतंत्र, लोकतंत्र में जो अप्रोच है वो क्या है? बॉटम अप अप्रोच, नीचे से ऊपर की तरफ। यहाँ जनता जो है, जनता के पास सारी अथॉरिटी है, जनता अपने अथॉरिटी का एक पार्ट शेयर करती है और फिर सरकार को देती है और उससे गवर्न होती है। ठीक है, तो अथॉरिटी ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आ रही है, लोकतंत्र में अथॉरिटी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, जनता जो उसके पास अल्टीमेट अथॉरिटी है, जनता अपनी अथॉरिटी का एक पार्ट शेयर करती है और गवर्नमेंट को देती है। ठीक है, और फिर गवर्नमेंट को अधिकार देती है कि आप हम पे शासन कीजिए। लेकिन जनता पे शासन वो कहां तक करेंगे, किस हद तक करेंगे, ठीक है, ये सब संविधान में तय होगा जनता के द्वारा ही। फिर ये था कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, लॉ इज किंग। हम लोग डिस्कस किए थे कि मोनार्की, पॉलिटिक के बहुत सारे फॉर्म है, मोनार्की भी है, डेमोक्रेसी भी है। मोनार्की जो होती है, मोनार्की राजतंत्र, मोनार्की में क्या है? किंग इज लॉ। और डेमोक्रेसी में, जब मोनार्की से डेमोक्रेसी में आते हैं तो क्या बन जाता है? लॉ इज किंग। सो किंग इज लॉ से लॉ इज किंग, रेक्स लेक्स टू लेक्स रेक्स। इसका मतलब कि जो डेमोक्रेसी है, वी कैन नॉट थिंक ऑफ डेमोक्रेसी विदाउट रूल ऑफ लॉ। मतलब लोकतंत्र विधि के शासन के बगैर संभव नहीं है। ये डिस्कस हम लोग किए थे कि अगर लोकतंत्र है मतलब जनता का शासन, और जनता का शासन किसी व्यक्ति विशेष का शासन नहीं है। तो जब जनता का शासन होगा तो ऑब्वियसली जनता, लोकतंत्र में कोई राजा नहीं हो सकता। राजा वही हो सकता है जो व्यक्ति नहीं है। तो कौन है जो राजा हो सकता है जो व्यक्ति नहीं है? वो है लॉ। इसलिए जनता जो है वह अपने को शासित करवाने के लिए लॉ बनाती है, उसको कहते हैं संविधान। वो संविधान ही सम्राट है। समझ में आया?
लॉ इज किंग, तुम कोई भी हो, कैसे भी हो, सबसे सुप्रीम कौन है? सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ दोनों साथ साथ चलते हैं। जहां भी कहीं डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, मतलब वहां विधि का शासन है। लोकतंत्र है तो हम सब बराबर हो गए, पूरी जनता समान है। जब जनता बराबर और समान है तो उसमें से कोई एक सम्राट नहीं हो सकता, लेकिन बिना सम्राट के देश चल भी नहीं सकता। तो सम्राट हम ऐसे व्यक्ति को बनाएंगे जो व्यक्ति नहीं है। तो हाँ, तो हम बनाएंगे कानून को, लॉ। ठीक है, लॉ जो है वो सम्राट है, उसके दायरे के अंदर ही सारी व्यवस्था चलेगी। पॉइंट क्लियर? डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ गो साइड बाय साइड। ये हम लोग डिस्कस किए थे, पूरा याद करो। ये था सबसे टॉप में लीगल सिस्टम। हम लोग डिस्कस किए थे पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में। और हमने कहा था कि पॉलिटी का मतलब होता है राज व्यवस्था, और राज व्यवस्था का मतलब वह व्यवस्था जिससे राज किया जाए, शासन किया जाए। और व्यवस्था का मतलब ये होता है कि कई उपव्यवस्थाएं होंगी, कई उपव्यवस्थाएं। व्हेन दे यू हैव टू और मोर सब सिस्टम्स, when two or more subsystems relate to one another under some kind of pattern of regularity, is some kind of discipline, some kind of regularity can be seen in the relationship among the different subsystems, then system comes into existence. एक व्यवस्था का निर्माण तब होता है जब एक से अधिक उपव्यवस्थाएं आपस में एक तादात्म्य के अंदर काम करती हैं। उनके ऊपर जो उनमें जो अंतर्निर्भरता, अंतर संबंध है, उसमें एक अनुशासन है, उसमें एक निरंतरता है, एक स्पष्टता है, तब जाकर वो किसी व्यवस्था को जन्म देती हैं। इसलिए राज व्यवस्था का मतलब ये हो गया कि एक पूरी व्यवस्था, सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेरियस सब सिस्टम्स। एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी, उसके अंदर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी है। फिर एग्जीक्यूटिव के अंदर देखोगे ब्यूरोक्रेसी, कई तरह के कॉर्पोरेशन हैं, कंपनीज हैं। गेटिंग अ पॉइंट? कितनी सारी उपव्यवस्थाएं अलग अलग हैं, सब मिलकर एक दूसरे के साथ काम करती हैं और शासन करती हैं। समझ में आया? इसलिए राज व्यवस्था जो है, राज व्यवस्था मतलब पॉलिटी। Polity refers to a system or sum total of all those institutions and the functionaries and the legal system all put together by which a society is governed. It is called polity. It will not qualify for polity if different subsystems do not constitute a system. They are in a fragmented manner. They are moving in different directions. सब अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं तो कोई पॉलिटी नहीं बनेगी। राज व्यवस्था तब बनेगी जब एक से अधिक अंग आपस में एक रिदम में, एक समन्वय के साथ वो काम कर रहे हैं, एक निरंतरता है, एक अनुशासन है, उसके अंदर काम करें, तब जाकर वो बनेगी राज व्यवस्था। ठीक है? इसलिए कई स्कॉलर्स यही मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी राज व्यवस्था का ही हिस्सा है। कॉन्स्टिट्यूशन टू इज द पार्ट ऑफ द पॉलिटी। ठीक है? बट कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट पार्ट ऑफ पॉलिटी which defines the very nature, content, orientation of the polity. कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन वो पूरे, तुम सोचो कि दैट लेज द फाउंडेशन ऑफ द पॉलिटी। मतलब कि संविधान जो है वो राज व्यवस्था की आधारशिला तय करता है। संविधान जो है वो राज व्यवस्था की उन्मुखता तय करता है। समझ में आया? राज व्यवस्था कैसे काम करेगी, उसकी दिशा क्या होगी, उसके मूल्यों की व्यवस्था क्या होगी, अलग अलग संस्थान कैसे काम करेंगे, वो जन कल्याणकारी राज्य होगा उसके अंदर की या वॉरफेयर स्टेट होगा, ये सब चीजें तय कहाँ से होंगी? सब्जेक्ट संविधान से। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द पार्ट ऑफ पॉलिटी, बट दैट पार्ट ऑफ पॉलिटी विच डिफाइन द नेचर, कंटेंट एंड ओरिएंटेशन ऑफ द पॉलिटिक्स, और विच लेज द वेरी फाउंडेशन ऑफ द पॉलिटी। ठीक है? पूरी आधारशिला तो कौन तय करता है? संविधान। अलग अलग विंग्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, उनके पावर क्या है, अथॉरिटी क्या है, जुडिक्शन क्या है, ये सब कुछ तय होगा। ये हमने डिस्कस किए थे। सबसे ऊपर होता है लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम में तो बहुत तरह की चीजें हैं। लीगल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन भी है, लॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट वो भी है, ब्यूरोक्रेसी जो लॉ बनाती है, रूल्स रेगुलेशन बाय लॉज, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वो भी उसका हिस्सा है, जुडिशरी समय समय पे जो अनाउंसमेंट करती है, प्रोनाउंसमेंट करती है, वो भी लीगल सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। समझ में आया? और कस्टमरी लॉ तुम्हारे जो है परंपरागत कुछ कानून ऐसे चले आ रहे हैं, कस्टमरी लॉ, हाँ, तो वो सब इसके अंदर आते हैं। लीगल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूटरी लॉज, customary laws, delegated legislation, judicial pronouncements, समझ में आया? All put together they govern the day-to-day life of individuals. ठीक है? ये लीगल सिस्टम जो है वो हमारे समाज के हर, मतलब हमारे जीवन के हर पहलू को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, कंट्रोल रेगुलेट करता है। ठीक है? You got legal system. Constitution is that part of the legal system. Constitution is that part of the legal system which enjoys special legal sanctity. Constitution is also the part of the legal system, but that part of legal system which enjoys special legal sanctity. हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर पूरी व्यवस्था काम करती है। बाकी सब लॉज भी जो है लीगल सिस्टम में, लेकिन वो सब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर होंगे।
तो न तो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, न कस्टमरी लॉज, न स्टैट्यूट, कुछ भी सर्वाइव नहीं करेगा अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंसिस्टेंट नहीं है तो। पॉइंट क्लियर? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बॉस हो गया पूरे लीगल सिस्टम का। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर पूरी राज व्यवस्था काम करती है, पूरा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ये कॉन्स्टिट्यूशन ही तय करता है कि हाउ द पावर, अथॉरिटी, जुडिक्शन विल बी डिवाइडेड अमंग द थ्री विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये हम डिस्कस किए थे, थ्री विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। फिर गवर्नमेंट में और सोसाइटी दोनों के बीच इक्वेशन ऑफ रिलेशनशिप क्या होगा, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, देयर पावर, अथॉरिटी, जुडिक्शन, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएस, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस अंडर द एग्जीक्यूटिव, सबको एक तरह से कर दो। मगर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द लॉ विच डील विथ manifest of the things or everything. No, constitution cannot be that kind of law to deal with each and every requirement of the society. Getting a point? Constitution is the basic law. Constitution is the supreme law which broadly defines the relationship among the three wings of the government, determines the power, authority and jurisdiction. Some important institutions, bodies are directly established by the Constitution, like Election Commission, Finance Commission, CAG. These bodies have been established by the Constitution, fundamental rights, DPS. Equation of relationship between government on the one hand, society on the other, power, authority, jurisdiction of different wings of the government, some important institutions. These are the things which are taken care of by the Constitution. Okay? And for other subjects, Parliament and the state legislature, they have been authorized, they have been conferred with the power by the Constitution to enact laws on their respective subjects. इसे संविधान सर्वोच्च कानून के रूप में सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य जो ताना बाना होगा संबंधों का, अथॉरिटी, पावर, जुडिक्शन वगैरह, उनको डिफाइन करता है। पूरी सरकारी व्यवस्था जो है वो और आम जनता के बीच समीकरण क्या होंगे संबंधों के, अथॉरिटी कहां तक होगी, लोगों के फंडामेंटल राइट्स कहां तक होंगे, ये क्वेश्चन को वो तय करता है। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान जिस पर पूरे लोकतंत्र की आधारशिला टिकी हुई है, पूरा लोकतंत्र टिका हुआ है, ऐसे संस्थान लाइक इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, भाई बात समझे, यूपीएससी, इन सब की पावर, अथॉरिटी, जुडिक्शन, इन सब चीजों को तय करता है। और रोजमर्रा की चीज होती है, नए नए कानून की आवश्यकता पड़ेगी, इन सब के लिए पावर, अथॉरिटी किसके पास है, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, और स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर, विधायिका के पास है, वो कानून बना सकते हैं। पॉइंट क्लियर? इस तरह से पूरी व्यवस्था काम करती है। लेजिस्लेचर का मेन काम लॉ बनाना है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और हम लोग ये पॉइंट भी डिस्कस किए थे कि थ्री विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, दे डू नॉट वर्क इन थ्री वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स। वी हैव डिस्कस्ड द थ्री विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड। ठीक है, वो अपने अपने जुडिक्शन में, अधिकार क्षेत्र में काम करते हैं, बट फॉर पब्लिक, फॉर कन्वीनियंस, फॉर पब्लिक कन्वीनियंस, ठीक है, और फॉर दैट मैटर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, और कई तरह के कन्वीनियंस को देखते हुए यह तय किया गया है कि तीनों जो है वाटर कंपार्टमेंट में काम नहीं करेंगे, मतलब इनके बीच जो संबंध है, मतलब समटाइम्स, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम डिस्चार्जिंग देयर रिस्पांसिबिलिटी, दे आल्सो कैरी आउट सर्टेन रिस्पांसिबिलिटीज which may not, which cannot be seen as technically, they cannot be seen as associated with the core domain of theirs. मतलब है कि legislature, apart from discharging the responsibilities of the legislature, sometimes legislature carries out things which are more executive in nature or judicial in nature. Judiciary, apart from discharging its core responsibilities, can do certain things which are more legislative in nature or executive in nature. So it does not mean that they intervene in the core area of each other. It means only this, that on the margins, ठीक है, apart from their core responsibility, they also carry out other responsibility. ठीक है, ये होता है पब्लिक इंटरेस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, इन सबको ध्यान रखते हुए। ठीक है, जुडिशरी को पता है कि अब ये जल महल के आसपास इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो रही है, जब तक ये कानून बनाएंगे ना तब तक ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो जुडिशरी को ऑर्डर इशू कर देती है कि नहीं, इसके आसपास कोई एक्टिविटी नहीं होगी, बाद में सरकार कानून बना ले। सिंपल एग्जाम्पल ही, they do not work in watered compartment. इस फिर हम डिस्कस किया, तुम याद होगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। संसदीय प्रणाली की व्यवस्था, अध्यक्षीय प्रणाली की व्यवस्था। हमने कहा था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो दो प्रिंसिपल पे काम करता है कि एग्जीक्यूटिव पावर इज डिवाइडेड इनटू टू, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव पावर एंड रियल एग्जीक्यूटिव पावर। हम लोग डिस्कस किए थे, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है, नहीं, रियल एग्जीक्यूटिव पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है, विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, याद रखोगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, रियल एग्जीक्यूटिव पावर लाइज नॉट विथ individual I mean say prime minister or president. Real executive power lies with the council of ministers, which is headed by the prime minister. Prime minister is powerful not because he has been conferred with the real executive power. Prime minister is powerful because he is the head of the council of ministers, and council of ministers enjoys the real executive power. ठीक है, और एक दूसरा पॉइंट था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में
कि first thing, the real power is enjoyed by the Council of Ministers headed by Prime Minister. Second thing, that Council of Ministers headed by the Prime Minister is collectively responsible to lower house of the legislature. मंत्रिपरिषद के पास वास्तविक कार्यपालक शक्तियां हैं जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, और यह मंत्रिपरिषद जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सब, और डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं अमंग द थ्री विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, फिर प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में डिस्कस किए थे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में डिफरेंट तरह के मिनिस्टर्स होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, डिस्कस किए थे हम लोग। डिप्टी मिनिस्टर अभी तो नहीं होते थे पहले। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर अलग तरह के मिनिस्टर्स हमने कहा था। इसमें सीनियर मोस्ट मिनिस्टर होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, फिर होते हैं राज्य मंत्री, होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र भार, फिर राज्य मंत्री। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर और तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट में पे पक्ष प्रिविलेजेस में उतना फर्क तो नहीं है, लेकिन हाँ मेन डिफरेंस ये है कि कैबिनेट मिनिस्टर को कैबिनेट मीटिंग में, कैबिनेट मिनिस्टर पार्टिसिपेट इन कैबिनेट मीटिंग एज अ मैटर ऑफ राइट। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो मंत्रिमंडल की बैठक में अधिकार स्वरूप हिस्सा लेते हैं, जबकि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज वो जो हिस्सा लेते हैं वो अधिकार स्वरूप नहीं लेते, उनको आमंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, उसका बताया गया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज ए बॉडी इज वेरी अनविल्डी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक बॉडी के रूप में बहुत बड़ी है, अनविल्डी है, इसलिए उसकी जगह पे क्या है, कैबिनेट। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उससे एक छोटी बॉडी बनाई जाती है, इसके अंदर 70-80 मिनिस्टर्स होंगे मान लो। ठीक है, तो हम लोग स्मॉल कॉन्सेंट्रेट बॉडी क्रिएट करते हैं इससे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। ठीक है, 25-30 मिनिस्टर जो है, सीनियर मोस्ट मिनिस्टर जो होंगे इसमें, उनसे बनेगी कैबिनेट। इट इज दिस कैबिनेट विच टेक्स डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज ए बॉडी सेल्डम मीट्स, उनकी मुलाकात कभी कभी होती है, और सरकार चलाने के लिए ये बॉडी उतनी अप्रोप्रिएट नहीं है। 70 लोगों को लेकर चलना और कन्विंस करना ये आसान काम नहीं है, इसलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से एक बॉडी बनती है कैबिनेट। ठीक है, इट इज द कैबिनेट विच एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। Any decision taken by the cabinet ipso facto becomes the decision of the council of ministers। मतलब जो भी निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिया जाएगा, मंत्रिमंडल के द्वारा, वो स्वयं मंत्रिपरिषद का निर्णय बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो डे टू डे लाइफ में मीटिंग कैबिनेट की होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की नहीं। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, और उसके बाद हमने बताए थे कि जितने सब्जेक्ट मैटर्स डिवाइडेड हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो जो केंद्र सरकार होती है, यूनियन गवर्नमेंट, वो अपने यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट को एडमिनिस्टर करने के लिए वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाती है, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, बोर्ड्स, कमीशन, कॉर्पोरेशन, कंपनी जो बनाए। उसी तरह से राज्य सूची के जो विषय है उस पर राज्य सरकार संगठन बनाती है, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, बोर्ड, कमीशन, तो उनका ऑर्गेनाइजेशन अलग है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और स्टेट गवर्नमेंट का अलग है। ठीक है, और ये सारे मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, इसके साथ जो अटैच्ड ऑफिसेज हैं, जो इसके साथ जो अधीनस्थ कार्यालय वगैरह जो इसके साथ है, उनको मिला के बनता है सेक्रेटेरिएट। ये बन गया तुम्हारा सेक्रेटेरिएट। ठीक है, हाँ, और ये जो मंत्री है, ये सारे मंत्रालय हैं इसके अंदर आते हैं। मंत्रालय के साथ जो अटैच्ड ऑफिसेज हैं, कार्यालय हैं, वो इसके साथ आएंगे। हर मंत्रालय के अंदर 2 धाराएं चलती हैं, एक राजनीतिक धारा, एक प्रशासनिक धारा, पॉलिटिकल लाइन और एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन। पॉलिटिकल लाइन इज हेडेड बाय द मिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन इज हेडेड बाय द सेक्रेटरी। तो मिनिस्टर सेक्रेटरी, मिनिस्टर सेक्रेटरी, मिनिस्टर सेक्रेटरी, ये सारे मिनिस्ट्रीज में होंगे। यहाँ तक क्लियर है? और ये सारी मिनिस्ट्रीज जो हैं वो मेन रोल प्ले करती हैं पॉलिसी मेकिंग वगैरह में। इन सब को इकट्ठा करेंगे एक साथ तो बन जाएगा ये सेक्रेटेरिएट। तो ये हो गया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। उसी तरह से राज्य सरकार में जो होगा नीचे, उसको बोलेंगे राज्य सचिवालय। क्या बोलेंगे? राज्य सचिवालय। ये हो जाएगा स्टेट सेक्रेटेरिएट। ठीक है, और सेक्रेटेरिएट का रोल वही है सरकार में जो ह्यूमन बॉडी में ब्रेन का है। बताया था हमने, सेक्रेटेरिएट वो जगह है जहां पर तुम देखोगे पूरी अथॉरिटी के साथ पावर, ये मिनिस्टर जो तुम्हारे वो सेक्रेटरी, टॉप ऑफिसर बैठते हैं सेक्रेटेरिएट में। ठीक है, इसके अलग अलग मंत्रालय अपने अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे पॉलिसी बनाएंगे। यहाँ पर पॉलिसी फॉर्मुलेशन होगा, लॉ जो लाना है उसके लिए ड्राफ्टिंग यहाँ पे होगी। ठीक है, इंटेलिजेंस कलेक्शन होगा, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसेसिंग। ठीक है, इशुएंस ऑफ डायरेक्शंस, यहाँ से डायरेक्शन इशू होगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सबको, अलग एजेंसीज को। ठीक है, उनका रिपोर्ट, उसका कंसिडरेशन, डिसिप्लिन एक्शन भी यहाँ से लिया जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे होंगी। वही रोल इसका है जो रोल ब्रेन का है। पॉइंट क्लियर? ये तुम्हारा होगा सेक्रेटेरिएट। ठीक है, और कई सेक्रेटेरिएट ऐसे मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके अपने अपने डायरेक्टरेट है और निदेशालय बनाते हैं। निदेशालय होता है एग्जीक्यूशन के लिए, इंप्लीमेंटेशन के लिए। समझ में आ गया? ये हम बता दिए थे पूरा। ये तुम्हारा हो गया फंडामेंटल राइट्स, तो ये हो गया डीपीएस, बताया था उस दिन हमने। ठीक है, डिटेल में टॉपिक आएगा बाद में।
ठीक है, फंडामेंटल राइट जैसे है तो लोगों के मौलिक अधिकार, यही वो चीज है जो समीकरण तय करती है सरकार और जनता के बीच में। ठीक है, जनता को जो मौलिक अधिकार दिए गए, मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स, एक तरह का प्रोटेक्टिव शील्ड है। मतलब राज्य जो है, जो सरकार, जो उसकी जो अथॉरिटी है, वो शील्ड पे आके टकराएगी, वहां पे गिरेगी, वहां खत्म होगी। मतलब आप मौलिक अधिकार को क्रॉस नहीं कर सकते। समझ की बात को? अगर आपने किसी को अरेस्ट भी किया, डिटेन भी किया है, तो भी उसके फंडामेंटल राइट्स है, वो उससे छीना नहीं जा सकता। समझ में आ गया? क्या नहीं समझ में आया? हाँ, तो फंडामेंटल राइट जो है वो जरूरी है। इससे क्या, एक बैलेंस, संतुलन बन जाता है किसके बीच में? अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है, और राइट्स ऑफ पीपल। मतलब जनता जो है उसको बता देगा कि ये आपके मौलिक अधिकार है जिसका हनन कोई नहीं कर सकता। ठीक है, न तो सरकार ऐसा कानून बना सकती है और न ही प्रशासन कानून को इस तरह से लागू कर सकता है जिससे लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो। ठीक है, ये तुम्हारा बैलेंस हो गया पूरा। और जब भी हम एक बहुत ही बैलेंस पॉलिटी की बात करते हैं, बैलेंस पॉलिटी, एक राज व्यवस्था, वो तब तक संभव नहीं है जब तक कि तुम ये स्टेबिलिटी अचीव नहीं कर लो। स्टेबिलिटी मतलब अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एंड राइट्स ऑफ द पीपल। अभी भी दुनिया में कई सारे स्टेट्स ऐसे मिल जाएंगे जो वर्षों से, कई डिकेड से, ठीक है, दे आर स्ट्रगलिंग, दे हैव बीन स्ट्रगलिंग। ठीक है, वो संघर्ष कर रहे हैं किस बात को लेकर के? या तो अथॉरिटी ज्यादा है सरकार के पास तो वो लोगों को दबा देती है, और या फिर जनता को अधिकार बहुत ज्यादा दे दिए गए तो सरकार काम नहीं कर पाएगी। तो सही समीकरण दोनों के बीच में क्या होगा, ये आसान काम नहीं है, ये धीरे धीरे डेवलप होता है। तो मैं, जैसे आज हमारी कंट्री में ये डायनामिक प्रोसेस है। मतलब देयर कैन नॉट बी एन आइडियल इक्वेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट ऑन द वन हैंड, सोसाइटी ऑन द अदर। थिंग्स डिफर एज यू मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री। हिस्ट्री अलग है, कल्चर अलग है, ट्रेडिशन अलग है, वैल्यू सिस्टम अलग है, पब्लिक परसेप्शन ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी, उसमें बहुत सारा डिफरेंस है। ठीक है, तो हर एक कंट्री को अपने हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है। समझिए बात को। और अगर वो इक्वेशन सही सेट अगर नहीं हुआ तो यू विल सी लॉट ऑफ फ्रिक्शन, लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जनता अधिक से अधिक अधिकारों की मांग करती रहेगी, समझ में आया? और सरकार जो है वो अधिकार देगी नहीं, अथॉरिटी रखेगी। जितनी ज्यादा अथॉरिटी स्टेट की होगी उतने कम लोगों के अधिकार होंगे, जितने ज्यादा अधिकार लोगों के होंगे उतनी कम अथॉरिटी स्टेट की होगी। तो अथॉरिटी ऑफ स्टेट, क्या नहीं समझ में आया? अथॉरिटी ऑफ स्टेट एंड राइट्स ऑफ द पीपल, दोनों के बीच का इक्वेशन तय करता है कि किस ढंग की गवर्नमेंट, सोसाइटी और एनवायरमेंट है। ठीक है, लिबरल गवर्नमेंट हम तब बोलते हैं ना, लिबरलिज्म का मतलब क्या हुआ कि स्टेट ने अपनी अथॉरिटी को कम किया और बाय दैट मार्जिन लोगों के राइट्स को उतना बढ़ा दिया। अपनी अथॉरिटी, धीरे धीरे अपनी अथॉरिटी को कम करना और कन्वर्सली उस तरफ लोगों के राइट्स का बढ़ना, यही लिबरलिज्म है। समझ में आया? हाँ बिल्कुल, मैं कहने का मतलब ये कि स्टैटिक चीज नहीं है। आज इक्वेशन रिलेशनशिप चल रहा है, लेकिन अब तुम देख लो कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का गलत फायदा उठा रहे हैं। तो सरकार जो है वो कहा, डायनामिज्म का मतलब कंसिस्टेंट एक्सपेंशन नहीं है, एक्सपेंशन नहीं है उसका मतलब, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, लिटिल एडजस्टमेंट, कीप गोइंग ऑल द टाइम। समझ गए? डायनेमिज्म का मतलब है कि इन द गिवन सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, जिस ढंग का माहौल है उसको देखते हुए यू कैन कर्टेल और यू कैन एक्सपैंड द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये बाकी सब चीजों पे भी लागू होता है। समझ में आया? ओनली कॉन्ट्रैक्शन, ओनली एक्सपेंशन, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जीवन में सब ऐसे ही चलता है। तुम लोगों को फंडामेंटल राइट्स सब कुछ ठीक लग रहा था, फंडामेंटल राइट्स लोगों को एक्नॉलेज करते गए करते, लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि लोग फंडामेंटल राइट्स का दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, दे आर परसुइंग देयर नैरो इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। So in that case, you will have to curtail or restrict the scope of fundamental rights. This is a dynamic process. That's why a society, government, they need to remain very much alert and vigilant. हो रहे आसपास के बदलाव पर नजर रखनी पड़ती है, उसके अनुसार तुम तय करते हो कि फंडामेंटल राइट्स का क्या करना है। जैसे अभी हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का बहुत गलत उपयोग हो रहा है, रिलीजियस राइट्स के नाम पे बहुत सारी चीजें गलत हो रही हैं, तो हमें देखना पड़ेगा, रिलीजन को सेक्युलर मैटर से अलग करना पड़ेगा। देश के अंदर भ्रांति फैला दी है, वक्फ 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 का हंगामा कर दिए, जबकि वक्फ बोर्ड का रिलीजन से कोई लेना देना है ही नहीं, उसका काम धर्म का नहीं, उसका काम तो सेक्युलर है। वक्फ बोर्ड जो है उसका तो सेक्युलर काम है ना, ये प्रॉपर्टी जो है, वक्फ में जो दी गई प्रॉपर्टी जो है, उस प्रॉपर्टी को मैनेज करना, ठीक है, उसका, हाँ, उसको ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, उसको प्रॉफिटेबल बनाना, और ये सुनिश्चित करना कि उसका जो पैसा है वो गरीब लोगों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए वो सही उपयोग में आ सके, उनके कल्याण के लिए उपयोग में आ सके। ठीक है, तो इनका जो पूरा काम है ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम नहीं है। वक्फ जो है पूरा जो कुछ ये प्रॉपर्टी का प्रबंधन है। यू हैव टू एडमिनिस्टर, यू हैव टू मैनेज प्रॉपर्टी, ठीक है, इन सच ए वे दैट द बेनिफिट इज, बेनिफिट इज गिवन टू द लार्जर कम्युनिटी। उसमें खास गरीब लोग जो उनके कोई फायदा उसमें होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं।
और बोले सरकार जब कंट्रोल करने की कोशिश करी वक्फ को तो हंगामा किए, हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन, अरे फंडामेंटल राइट्स में है, कहाँ से तुम उसको रिलीजन से कैसे जोड़ रहे हो? धार्मिक अधिकार तो आपको है, लेकिन वक्फ का जो मामला है वो धार्मिक अधिकार का, उसमें कोई लेना देना नहीं है, ये जो सेकुलर मैटर है। समझ में आया? नहीं तो बाकी कमेटी, मंदिर कमेटी, अगर मंदिर कमेटी में और वक्फ में फर्क है। मंदिर कमेटी रिलीजियस काम में इन्वॉल्व है, क्या नहीं समझे? हैं, मंदिर का रख रखाव, प्रबंधन, पूजा अर्चना, ये सब देखेंगे ना वो। हाँ, वो थोड़ी प्रॉपर्टी मैनेज कर रही है और किसी का प्रॉपर्टी कब्जा कर रही है। तो ये सब चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए। इसलिए एक समाज के अंदर देखोगे पूरे कंट्री जो है उसकी स्टेबिलिटी काफी हद तक डिपेंड करती है कि वहां का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। और कॉन्स्टिट्यूशन का सुंदर होना पर्याप्त नहीं है, तुमने लॉ को तो बहुत अच्छी तरह डिफाइन कर दिया, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन भी तो होना चाहिए। हाँ, दोनों चाहिए। तुम्हें एक बैलेंस लॉ चाहिए, लॉ जो कंटेम्प्रेरी रियलिटीज के अनुसार हो। अगर लॉ बहुत पुराना है, संविधान बहुत पुराना है, तो समय काल परिस्थिति के अनुसार उसमें बदलाव की आवश्यकता है। और दूसरा, उसे एग्जीक्यूट करना। तुमने लॉ को अगर डायनामिक बना भी दिया, अमेंडमेंट कर दिया, नए लॉ बना दिए, उसके बावजूद भी सिस्टम फेल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जिनको लॉ को एग्जीक्यूट करना था उन्होंने उसको ढंग से लागू किया नहीं। आज भी हमारे देश में अधिकतर समस्या जो है, चाहे मुर्शिदाबाद में घटे, चाहे राजस्थान के किसी जैसलमेर में हो जाए, जोधपुर में हो जाए, कहीं भी हो जाए, किसी जगह झारखंड में हो जाए, उड़ीसा में हो जाए, दिल्ली में हो जाए, आज भी हमारी समस्या जो है ज़्यादा वो कानून की समस्या नहीं है, ज़्यादा समस्या प्रशासनिक है। ठीक है, कानून की उतनी कमी नहीं है, उसी कानून को भी अगर पुलिस ढंग से लागू करती तो बहुत सारे फायदा लोगों को होता। लेकिन पुलिस जो है कानून को लागू करने के मामले में, पुलिस जो है वो कितनी भरोसेमंद है सब लोग जानते ही हैं। समझ गया? तो अच्छी बात है, सरकार ने नया कानून बना दिया, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। लेकिन ये एंड ऑफ द स्टोरी नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी व्यवस्था का एक छोटा सा हिस्सा है। आपने लॉ को तो काफी हद तक कंटेम्प्रेरी बना दिया, कंटेम्प्रेरी रियलिटीज के अनुसार आपने लॉ को रिफाइन कर दिया, बना दिया। समझ गए? आईपीसी को रिप्लेस करके बीएनएस लिया है, सब ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उसका एग्जीक्यूशन ही हमेशा समस्या रही थी। पुलिस क्या वाकई उसको लागू करेगी उसी लेटेस्ट स्पिरिट में? समझ गए बात को? इसलिए हमें दोनों ही चाहिए। तो ये पॉलिटिक्स होती है किसी भी राष्ट्र के संदर्भ में, तो ये कोई साधारण मामला नहीं है। समझ में आया? ये धीरे धीरे सोसाइटी जैसे जैसे इवॉल्व करती है वैसे वैसे तुम बदलाव करते हो। और रिमेंबर, सोसाइटी कभी स्टैटिक होती नहीं है। विल्स एंड एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी कीप राइजिंग एंड अकॉर्डिंगली यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग डिजायरेबल चेंजेस। याद रखना, ये पूरा तंत्र बहुत ही विशाल दिख रहा है, लेकिन इतना विशाल तंत्र ये यहाँ से संचालित हो रहा है। ये आम जनता जो है ये क्या सोचती है और क्या समझती है, ये बात बहुत मायने रखती है। समझ में आया? ये भारी बदलाव यहां से कर सकती है। ये जो आम जनता है, ये ये आम जनता जो है ये भारी बदलाव कर सकती है। इसकी सोच में बदलाव आया है, इसकी समझ में बदलाव आया है, यहाँ पर एथिकल मोरल स्टैंडर्ड से बदलाव आया, तो वो वैसा ही बदलाव चाहेंगे सरकार में और दबाव बनाएंगे और एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो इसके अनुरूप काम करे। समझ में आया? इसलिए मेन कंट्रोल यहाँ पे। ठीक है? और जनता अगर बहुत प्रोग्रेसिव नहीं है, जनता एजुकेटेड नहीं है, जनता अगर पार्टिसिपेट नहीं करती है गवर्नमेंट में, जनता समझती है इलेक्शन हो गया, थोड़ी उच्च बातें पता है, वोट दे करके आ गए, इट्स ओवर, फाइन। तो जनता अगर पार्टिसिपेटिव गवर्नमेंट में अगर नहीं, मतलब पार्टिसिपेट नहीं करती है, एक बार इलेक्शन हो गया उसके बाद जनता भूल जाती है, तो फिर इसकी दुर्गति होगी, क्योंकि ऊपर जो बने हुए लोग हैं वो अपने आप में मोनाक हो जाएंगे। लेकिन जनता जब पढ़ी लिखी होती है, एजुकेटेड और पॉलिटिकली बहुत ही कॉन्शियस है और बहुत ही एक्टिव सिटीजन भी अगर है, ठीक है, तो दे एक्चुअली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ऊपर जो पॉलिसी बनेगी, पॉलिसी बन रही है, जो राष्ट्रीय मुद्दे जो होंगे, नेशनल इश्यूज है, उन सब पे द पीपल विल दे विल एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड ओपिनियन। ठीक है, इट मींस गवर्नेंस विल बिकम अ कलेक्टिव एंटरप्राइज। So we talk about democracy, but democracy, for democracy you need to consider a lot many things. Democracy does not mean just election. People are participating in the electoral process. They cast vote in favor of their candidate. A government has come into existence. No, democracy is not a one-time process or activity. Democracy is something that remains in execution perpetually. Okay, day-to-day life. So soul of democracy lies not merely in election. It is only one of the features, important feature, no doubt, one of the features of democracy. Other thing is public participation. Public participation in decision-making process, public accountability. If people are capable of enforcing the accountability of the government, people participate in the decision-making process. Okay, people are aspirational and they know how to exert pressure on the government for desirable changes. They are duty conscious as well as right conscious.
क्या नहीं समझाया? देन ओनली डेमोक्रेसी इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म कैन बी सीन। क्या क्लियर है? यहां से बातें ऊपर जाएंगी, ऊपर जाके वहां पे इस पे काम होगा, क्या नहीं समझे, और उसका एग्जीक्यूशन होगा। तो यहां से गया इनपुट, यहां हुआ थ्रूपुट, यहां हुआ आउटपुट, फिर यहां से फीडबैक गया ऊपर, एंड द प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन। दिस इज डेमोक्रेसी। इलेक्शन हो गया, हम सब लोगों ने सॉरी वोट कर दिया, वो बढ़िया सेल्फी दिखा दिया अपना, समझ में आया? अरे वो नहीं, बस मैं कहने का वोट दिया, ठीक है, वोटिंग का दिखा से इसको डेमोक्रेसी नहीं बोलते, तो सिंबॉलिक चीज दिखा दो दिए। लेकिन डेमोक्रेसी वहां अच्छी बात है, आप वोट किए, आपने गवर्नमेंट फॉर्मेशन में रोल प्ले किया, बट गवर्नमेंट फॉर्मेशन इज नॉट एनफ। Once the government has been formed, thereafter you have a more important role to see whether or not government is working in keeping with the will and aspiration of society. What are the priorities of the government? How resources are being utilized? समझ में आया? तो जनता उसमें लगातार पार्टिसिपेट करती है और उस पर विजिलेंस बनाए रखती है, इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। इट डज नॉट कम टू एन एंड विथ इलेक्शन। विथ इलेक्शन द फर्स्ट फेज इज ओवर, नाउ द प्रोसेस बिगिंस। नहीं नहीं, अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। वो पब्लिक ऑर्डर भी है उसमें, इंसाइटमेंट टू इंसाइटिंग पीपल टू कमिट ऑफेंस और डिफेमेशन, ठीक है, यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, ऐसे कई तरह कंडीशंस हैं। मतलब आपके मौलिक अधिकार वहीं तक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वहीं तक है जिससे राष्ट्र का कोई नुकसान नहीं हो रहा, उसकी एकता अखंडता को कोई खतरा नहीं है, अपराध उद्दीपन नहीं है। मतलब यू आर नॉट इंसाइटिंग पीपल टू कमिट ऑफेंस। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन का मतलब नहीं है कि तुम मंच पे आके लोगों को भड़का रहे हो, हम सबको इकट्ठा होना होगा, हम पार्लियामेंट में आग लगा देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम स्टेट के खिलाफ, ऐसी बहुत सारी बातें करते भी है लोग। वो तो बोलो कि जुडिशरी कई बार एक्शन लेती है, उसके मूड पे डिपेंड करता है लेगी नहीं ली, लेकिन ऐसे बहुत सारी बातें हैं। तुम लोगों को भड़का रहे हो, तुम मंच पे जाके बोल रहे हो कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम बता देंगे हिंदुओं को क्या है नहीं, ये सब बातें कर रहे हो, ये सब क्या है? इंसाइटिंग पीपल टू कमिट ऑफेंस। कौन की बात को? हाँ, तो ये अधिकार नहीं है, अधिकार वहां खत्म होता है। कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, समझ गए? यू डोंट हैव एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स आर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, ठीक है। केवल बच्चों के मामले में जो फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 23 जो है उसमें वो एब्सोल्यूट है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। मतलब बच्चों का शोषण नहीं हो सकता, समझ में आया? कौन से में? हाँ 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 हाँ, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। बच्चों के जो मौलिक अधिकार बच्चों के लिए है, ठीक है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं हो। ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। उसके बाद ये हम लोग डिस्कस किए थे यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। पूरी गवर्नमेंट मशीनरी 3 लेवल पे काम करती है, ठीक है। जैसे वेट ऑफ द अथॉरिटी ऑफ स्टेट, समझ में आया? एक अच्छी कार वो होती है ना जिसमें कि वेट को प्रॉपर्ली डिस्पर्स किया जाए 4 व्हील्स पे, तो वैसी एक पॉलिटी जो होती है स्टेट की, एक पूरी गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट पे इतने सारे इंस्टीट्यूशंस, अथॉरिटी वगैरह, उसको डिस्पर्स कैसे करोगे? तो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन पे उसको बांटते हो। वर्टिकल लाइन पे कैसे बांटते हो? यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसलिए तुम अथॉरिटी को वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली वो शेयर किए तो बॉडी क्या होगी? बैलेंस्ड। सारे के सारे काम अगर यूनियन गवर्नमेंट करेगी तो ऊपर बहुत ज्यादा अथॉरिटी हो जाएगी, क्या नहीं समझे? सारी पाइक जगह पे नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या हुआ कि जो ऑल इंडिया मैटर जो है वो यूनियन गवर्नमेंट देखेगी। स्टेट सेंट्रिक जो मैटर होता है, हर स्टेट में सिचुएशन अलग अलग है, तो स्टेट सेंट्रिक जो मैटर है उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, वो स्टेट के लोग ही चुन के अपनी सरकार बनाते हैं, ठीक है। तो उनके भी विल एस्पिरेशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। तो उनके वो चुन के सरकार अपनी बनाते हैं, वो लोग अपने स्टेट को रन करते हैं, वैसे लोग अपने स्टेट को बेटर समझते हैं। फिर लोकल लेवल पे जो लोग होते हैं, हर लोकल एरिया, ठीक है, लोकल एरिया, लोकल प्रॉब्लम, रिसोर्सेज लोकली अवेलेबल, तो एक लोकल गवर्नमेंट बनाएगा 3rd लेवल पे। लोकल गवर्नमेंट इज द वन विच इज फाउंड बाय द पीपल इन लोकेलिटी टू डील विद देयर लोकल प्रॉब्लम्स यूजिंग द रिसोर्सेज अवेलेबल लोकली, और उनको सपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। तो यू हैव क्रिएटेड 3 tiers ऑफ द गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। मेरी बात समझे? हाँ। और हॉरिजॉन्टल पे तुम देखोगे तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी।
उसके बाद इन विंग्स के अंदर भी अलग अलग इंस्टीट्यूशन हैं. So authority is properly shared. Very prudently authority is shared so that different institutions on the basis of authority given they carry out different responsibilities and finally they work in rhythm with one another. Clear? अब देखो लोकल गवर्नमेंट में दो है. म्यूनसिपैलिटी जो है मतलब अर्बन एरियाज में लोकल गवर्नमेंट और रूरल एरियाज में. रूरल एरियाज में तो यूनिफॉर्म पंचायत है और म्यूनसिपैलिटी. ये वर्ड जो है हम लोग अर्बन गवर्नमेंट के लिए यूज करते हैं. उसके अंदर दे आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल, नगर पंचायत, ये सब उसके अंदर है. उसका दूंगा टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग डिस्कस किए थे. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. अर्जेंट कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ये था. और क्या था? यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हम डिस्कस किए थे. यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल में, ठीक है. और रिटन अनरिटन में कहते हैं कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मीन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन जॉटेड डाउन इन पेन एंड इंक. अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अलिखित संविधान वो नहीं है इसको लिखा नहीं गया है, बस उसके अंदर सारे प्रावधानों को संगठित नहीं किया गया एक जगह पे. हाँ, various provisions of the constitution have not been codified into single legal document. They have not been systematically arranged. ठीक है. और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो है जहां पे सारे प्रोविजंस को बहुत सिस्टमेटिकली चैप्टर्स, पार्ट्स और सब पार्ट्स इन सब में ऑर्गेनाइज किया गया है. ठीक है. पार्ट, चैप्टर्स एंड सब चैप्टर्स में उसको ऑर्गेनाइज किया है. यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, समझ में आया? यूनियन लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, जुडिशरी पूरा एक कंपोनेंट है. तो ऐसे कर उसको ऑर्गेनाइज किया, उसको बोलते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. फिर हम डिस्कस करते हैं यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन इज द वन विच प्रोवाइड फॉर सिंगुलर पॉलिटी. जहां पर एकात्मक संविधान वो होगा जो ऐसी राज्य व्यवस्था का निर्माण करता है जो एक स्तर पर काम करती है, जैसे ब्रिटेन का संविधान. ठीक है. और एक तुम्हें संघात्मक संविधान जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इज द वन विच प्रोवाइड फॉर पॉलिटी टू ऑपरेट एट टू डिफरेंट लेवल. फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन तय करता है कि पूरी पॉलिटी, राज्य व्यवस्था दो स्तर पर काम करेगी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी काम करेगी. ठीक है. और उसके बाकी फीचर्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे. ये तुम्हारा हो गया. हाँ, क्या चीज? हाँ 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 हाँ, चलिए. वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, वहां भी कॉन्स्टिट्यूशन है, प्योर मोनार्की नहीं है. मोनार्की वहां पर एक मतलब सांस्कृतिक धरोहर समझो, उसके हिसाब से पार्ट ऑफ देयर कल्चरल लीनियज और द कल्चरल हेरिटेज, उसके हिसाब से वो सारी चीजें चल रही हैं. तो मोनार्की वो लोग खत्म नहीं किए हैं, लेकिन मोनार्की के पास रियल पावर नहीं है. यहाँ राष्ट्रपति, हाँ कमर, हाँ हाँ हाँ, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. मोनार्की तो है लेकिन सुपीरियर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर, उसके ऊपर नहीं. अब देखो ये हमने डिस्कस किया था, ये हो चुका था. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मोर फ्लेक्सिबल देन रिजिड. हम लोग डिस्कस किए थे. फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इज द वन, ठीक है, विच कैन बी इजीली अमेंडेड. रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज द वन विच कैन नॉट बी इजीली अमेंडेड, उसके लिए मेजोरिटी ज्यादा चाहिए. जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज एग्जांपल ऑफ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. यू नीड 2/3 मेजोरिटी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. फॉर सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यू नीड 3/4 मेजोरिटी. ठीक है. बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबिलिटी, इज अ ब्लेंडिंग ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. समझ में आया? There are some provisions which can be easily amended by simple majority, but most of the provisions, amendment of the most of the provisions demand, 2/3 majority. ठीक है. 2/3 majority चाहिए अधिकतर provisions को amend करने के लिए. And if there is any provision which is related to distribution of power between central government and state government, then you need 2/3 majority. You need approval to be done by you need that constitutional amendment bill to be passed by Lok Sabha and Rajya Sabha by 2/3 majority, and then it is required to be approved of by more than half of the state by simple majority. ठीक है. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, इट इज द ब्लेंडिंग ऑफ द टू, बट इट इज मोर फ्लेक्सिबल देन रिजिड. ये ज्यादा नम्य है अनम्य से. ठीक है. और लिखित संविधान है. ठीक है. और एकात्मकता की बात करोगे कि संघात्मक है, एकात्मक है, तो यहाँ भी ना तो ये पूरी तरह यूनिटरी है, ना ही पूरी तरह फेडरल है, लेकिन फिर भी माना जाता है, ठीक है, कि इसमें दोनों के फीचर्स हैं, ज्यादा यूनिटरी है फेडरल की तुलना में. ठीक है. द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. फेडरल स्ट्रक्चर है लेकिन इसकी आत्मा जो है यूनिटरी है. हाँ 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 हाँ. तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच पावर जो है उसको बैलेंस किया गया है. समझेंगे? बैलेंस किया गया है. So actually, founding fathers, they knew the problem. India is a land of heterogeneity. You have different region, you have different states, different languages, ठीक है, different religions, different value system, culture, various subcultures put together. We have Indian culture. There is no doubt about that. But there's so much of heterogeneity that we could hardly
effort to have unitary form of government. So that's why we opted for federal form of government. Federal structure है हमारा, ठीक है, but in spirit it is unitary. ठीक है, there are provisions which clear, मतलब स्ट्रक्चर हम लोगों ने ऐसा बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सब्जेक्ट्स को भी डिवाइड कर दिया, ठीक है, दोनों के अपनी अपनी सर्विसेज हैं, अपनी अपनी ब्यूरोक्रेसी है, लेकिन अंदर स्पिरिट में इट इज यूनिटरी. ठीक है, हाँ, एक आदमी से देखो उसमें ऑल इंडिया सर्विसेज है, उसका देखोगे जैसे प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स इन द स्टेट, है ना, उसका फिर एक इलेक्शन कमीशन है, एक फाइनेंस कमीशन है, सिंगुलर सिटीजनशिप है, ठीक है, हाँ, एक जुडिशरी जो है वो यूनिटरी है, जुडिशरी स्टेट के अलग से नहीं है. मतलब ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे कोशिश की गई है कि वी मेंटेन यूनिटी अमिड डाइवर्सिटी. ठीक है, वी हैव ट्राइड टू अचीव दैट यूनिटी बाय सम काइंड ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल होंगी सब पे, एंड देन इन अदर एरियाज वी हैव अलाउड स्टेट गवर्नमेंट्स टू मैनेज थिंग्स ऑन देयर ओन. So we have tried to strike fine balance between centralization and decentralization, centripetal force and centrifugal force. ठीक है, to achieve the basic and fundamental uniformity and then to respond to the necessity of, ठीक है, heterogeneity. ठीक है, heterogeneity is not a liability in the context of our country. Why? Because heterogeneity is not a liability because unitary features are very strong. ठीक है, अगर अगर there is a common thread to bring all these heterogeneous subsystems, you know, into one unified whole, then heterogeneity is not a liability. तुम जितने तरह के फूल लाना ले आओ, अगर धागा मजबूत है तो सारे फूलों को बांध के एक माला बन जाएगी. हाँ, और धागा कमजोर है, जो धागा के रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो दिखता नहीं है. फूलों की माला में धागा दिखता है कहते हुए, नहीं दिखता है, लेकिन धागा अगर नहीं हो खेल खत्म है. मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं लिली की फूल, मैं गेंदा हूं, मैं गुलाब हूं, तुम जो भी तमाशा हो वो कॉमन थ्रेड जो दिख नहीं रहा है वो अंदर से गायब अगर हो गया. इसलिए भारत वसूल, मैं मराठा हूं, मैं गुजराती हूं, मैं बंगाली हूं, जो करना करो, लेकिन अंदर एक कॉमन थ्रेड जो है वो चल रहा है. ठीक है, एक कॉमन वैल्यू सिस्टम है. ठीक है, कुछ लोग उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं कई बार, एंड डिसइंटीग्रेटिव फोर्सेस जो काम करते हैं, लेकिन वो चीजें बहुत गहरी है, लंबे समय वो बनी है. हमारे व्यापारी जो रहे, साधु संत जो रहे, फिलोसफर थिंकर्स रहे, वो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया, साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया आना जाना, फिर रामायण महाभारत तो तमिल में भी अवेलेबल है, संस्कृत में भी है, कई भाषाओं में है, समझ गए. तुम देखोगे भरतनाट्यम है, कथक है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, अलग अलग डांस फॉर्म्स हैं, लेकिन क्लासिकल डांस फॉर्म जितने भी है सबका ग्रामर एक है, म्यूजिक है, जो बेसिक ग्रामर जो है म्यूजिक का एक है. ठीक है, पेंटिंग स्टाइल रीजन्स के हिसाब से अलग अलग है, लेकिन उनमें कई बेसिक यूनिफॉर्मिटी भी है. ठीक है, तुम देखोगे आर्ट्स कल्चर वगैरह, जो तुम्हारे टेम्पल डिजाइन जो है, टेम्पल आर्किटेक्चर जो बोलते हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर में ऊपर से तुम्हें डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन कोर में देखोगे तो सब जगह लगभग एक डिजाइन कॉमन है. वही गर्भगृह है, सैंक्टम सैंक्टम जो है वो गर्भगृह है, उसके सामने तुम देखोगे बैठने की जगह, ध्यान साधना मंडपम वगैरह सारी चीजें होती हैं. तो ऐसे कई तरह की चीजें जो बहुत एक फिर मंदिर जो हमारी प्रथा है, जो गर्भगृह उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, सरकम एम्बुलेशन परिक्रमा वगैरह लगाते हैं, रिचुअल्स हम लोग के जो है शादी विवाह वगैरह जो है, ये सप्तपदी, ये सब देखो अग्नि के साथ फेर लेना. नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया मिठाइयों का अंतर हो सकता है, ऑयल का अंतर हो सकता है, थोड़ा अटायर का अंतर हो सकता है, खान पान में अंतर हो सकता है, लेकिन कोर कंटेंट जो है वो वैल्यू सिस्टम जो है वो सेम है. समझ में आया? तो यूनिटी एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में भी कोशिश ये की गई है कि वी हैव अ फेडरल स्ट्रक्चर फॉर कन्वीनियंस. ठीक है, बट यूनिटी फीचर्स आर देयर टू अचीव यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री. दिस इज द सोल. उसका पर्पस ये नहीं है कि सप्रेस करना, उसका पर्पस ये है कि हम सब एक रहे. समझ में आया? इस दिल्ली से सारा कंट्रोल हो रहा है, उसका मेन मकसद दिल्ली से सब कंट्रोल करना और नहीं, वो यूनिटी इंटीग्रिटी जो है वो नेचुरली हासिल कर लेना. समझ में आया? सिस्टम ऐसा बनाएगा. इसके अलावा ये नहीं कि केवल कॉन्स्टिट्यूशन से ही देश इकट्ठा नहीं होता. कॉन्स्टिट्यूशन तो तुम्हारे एक व्यवस्था आ गई, लीगल सिस्टम आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आ गया, उससे तुम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये सब अचीव कर सकते हो, यूनिटी इंटीग्रिटी. लेकिन उससे एक ज़्यादा गहरी चीज़ ये है कि लोगों के बीच इस भावना को क्या नहीं समझे, प्रोत्साहित करना. ठीक है, कि आपकी जो रीजनल स्पेशलिटी है, रीजनल पिकुलरिटीज जो है वो तो उससे ऊपर की चीज़ है, गहरे में हम सब एक हैं. इसलिए किसी, हाँ, हर क्षेत्र में, वो चाहे वहाँ के आम जनता हो, वहाँ के नेता हो, वहाँ के कवि हो, साहित्यकार हो, ठीक है, फिल्म मेकर्स हो, सबको लगातार ये बात बतानी है. ठीक है, रीजनलिज्म जो है उसमें कोई रीजनलिज्म बुरी चीज हो गई. ठीक है, रीजनल फीचर्स जो हैं उसको डेवलप करने में कोई बुराई नहीं है.
तुम तमिल कल्चर को लेके चलो या मराठा कल्चर को लेके, कोई दिक्कत नहीं है, तो ब्यूटी है इंडिया की। लेकिन उस पॉइंट पे नहीं जाना है जहां तुम लोगों को ये बोलना शुरू कर दो कि पहले हम मराठी हैं फिर हम भारतीय हैं। नहीं, पहले हम भारतीय हैं फिर हम मराठी हैं। इस भावना से अगर चलोगे तो हम सब इकट्ठे रहेंगे, देश भी एक रहेगा और रीजन भी बचेगा। तो अगर बोलोगे पहले हम भारतीय, बोलोगे मतलब ऐसा तुम मानते हो, बच्चों को शुरू से सिखाया है कि वो अपने आप को पहले अपनी भारत माता के साथ एसोसिएट करते हैं, उसके बाद सब अलग अलग अपने रीजन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ, ये सब गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। पूरा भारतवर्ष से कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है तो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। ये मूर्खों का काम है कि तुम कन्नड़ बोलोगे तो मारेंगे, तुम मराठी बोलोगे तो मारेंगे। ये बेवकूफ सी बेवकूफ टाइप की बातचीत है, समझ गए? इससे तो आप लोगों को आप और दूर कर रहे हो। ठीक है, ये कि जरे मराठी बोलने वाले लोग जो हैं, मराठा है, आपका सम्मान है, आपका गौरवपूर्ण इतिहास है। ठीक है, क्यों मतलब आपको ये सब करने की आवश्यकता ही क्या है? लोग अपने मर्जी से, आप तो ऐसे प्रेम से रहो कि देख के लोग मराठी सीखना चालू करें। मार मार के आप किसी को डर के कोई अगर बोल भी रहा है मराठी लैंग्वेज में, इससे आप क्या हासिल कर लोगे? इससे पूरे देश में मैसेज आ रहा है कि मराठी लोग कैसे, मराठा के नाम पे लोग कैसे मारे, जबकि ये काम एक्चुअल में कुछ लीडर्स कर रहे हैं। मराठा लोग ऐसे नहीं होंगे, भारत में आम लोग जो हैं वो ऐसे नहीं है। ये अगर कोई चेक करे तो मराठी लोगों को इससे मतलब ही नहीं हुआ। ये तो एक आध पार्टी वार्टी है और राज ठाकरे वगैरह सब हंगामा करते रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं, चलता रहता है ऊपर। और वो सब भी मराठी किसको सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। वो बिहार यूपी के जो लोग हैं, आम लोग बेचारे, खोमचे वाले, रिक्शे वाले के बैंक में जाके किसी एम्प्लॉय को मार दिए। वहां पे कोई मुस्लिम एरिया है, जाके उनको बोलो कि तुमको मराठी बोले तो मारेंगे, फिर देखो क्या होता है। वहां 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 तो घुसेंगे क्या, मैं चर्चा तक नहीं करेंगे। अगर तुम इतने बड़े दादा हो तो एक बार जब मुस्लिम कम्युनिटी जहां वहां ट्राई करो, वहां नहीं करेंगे। सॉफ्ट टारगेट ये गलत बात है, किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकते। ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ये प्रेम्बल था, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सब कई बार देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, आज हम सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं। उस दिन बताया गया था फेडरल फीचर्स, कि जहां कहीं भी फेडरल पॉलिटी है उसमें ये सब लक्षण होंगे: डिवीजन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी। हम डिस्कस कर चुके हैं और हमने साबित भी कर दिया था, ठीक है, कि हाँ फीचर्स है कि कैसे भारत में डिवीजन ऑफ पावर एकदम क्लियर है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और डिवीजन ऑफ पावर डिसेंट्रलाइजेशन पे बेस्ड है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिजिडिटी। उसके बाद यूनिटी फीचर्स हम लोग डिस्कस किए थे। ये बताया था सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण है, उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें यूनिटी फीचर्स है, वो पूरे देश को इकट्ठे रखती जगह पे। हाँ, उनका रोल वही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यूनिटी फीचर्स कौन से हैं? यूनिटी फीचर्स तुम्हारी ये जुडिशियल सिस्टम, भारत में एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, फिर गवर्नर हर स्टेट में है और गवर्नर को नॉमिनेट किया जाता है, वहां के लोग इलेक्ट नहीं करते हैं। तो एक तरह से वो सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नर, वो हो गया। जुडिशियल सिस्टम इंटीग्रेटेड है, ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस आईपीएस। ठीक है, तुम देखोगे उनका जो एग्जाम भी वो यूपीएससी कंडक्ट करती है। रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट, उनकी ट्रेनिंग, उनके सर्विस कंडीशन सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है, और फिर उनको कैडर बेस्ड एलोकेशन होता है। ठीक है, आईपीएस ऑफिसर को सेंड किया जाता है ना कैडर बेस्ड, अलग अलग स्टेट कैडर्स में चले जाते हैं वो। ठीक है, तो दोनों को सर्व करते हैं। फिर सीएजी भी एक ही है भारत में, कॉम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये पढ़ा चुके हैं हम सारा, पढ़ाए थे ना ये वाला। ठीक है, सीएजी, हाँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए एक ही सीएजी है। फिर इलेक्शन कमीशन, सिंगल सिटीजनशिप बताए थे हम, कि भारत में डुअल सिटीजनशिप नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है। हमारे फाउंडिंग फादर्स ये नहीं चाहते थे कि भारत के लोगों में ये भावना ज़्यादा विकसित हो जाए कि हम राजस्थानी हैं, कि हम उत्तर प्रदेश के हैं, कि हम बंगाली है। ऐसे नहीं, हम सब भारत के नागरिक हैं और फिर अलग अलग स्टेट में रहते हैं, वहाँ के निवासी हैं। नागरिक हम लोग भारत के हैं, फिर निवासी अलग अलग स्टेट के हैं। ठीक है, और सिंगल सिटीजन होने का मतलब है कि स्टेट जो है, कोई भी स्टेट दूसरे स्टेट से जो लोग आते हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेटरी व्यवहार नहीं कर सकता। और अगर करता है किसी कारण में, उसको कोर्ट में चैलेंज दिया सकता है, उसे साबित करना पड़ेगा कि वो रीजनेबल कैसे है। ठीक है, फिर तुम्हारे सुप्रीमेसी ऑफ यूनियन लेजिस्लेशन ओवर, जैसे भी महाराष्ट्र में चल रहा है और तुम्हारे मुंबई में कि मराठी बोलो नहीं तो मार खाओ, तो ये संविधान के तो बिल्कुल खिलाफ है। संविधान में कहीं ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी स्टेट में जाएगा, आप ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। अगर कल महाराष्ट्र में गवर्नमेंट अगर बोलती है कि ऑटो वही चलाएगा जो मराठी बोलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उनके, तुम देखोगे, राइट टू फॉलो एनी प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन, आर्टिकल 19 के अंदर उनके राइट्स का वायलेशन हो जाएगा। आप रेस्ट्रिक्शन जब लगाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि रेस्ट्रिक्शन का उद्देश्य क्या है। रेस्ट्रिक्शन जो है वो रीजनेबल होना चाहिए, और दूसरी बात, जो रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो उससे आप हासिल क्या करना चाहते हो।
क्या उस चीज को बिना रेस्ट्रिक्शन के हासिल कर लोगे? अब नहीं, हम ऑटो वाले मराठी बोलेंगे तो वही चलाएंगे, क्यों? क्योंकि लोग आते हैं, उनको सहूलियत बिल्कुल नहीं, हिंदी सब लोग समझते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और उसको ऑटो चलाने का काम करना है, उसको संबंध नहीं बनाना है, शादी ब्याह नहीं करना है सबके साथ में, समझ में आया? हाँ, इंडिया से लोग आते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्टेट गवर्नमेंट ये लगाती कि नहीं, सारे जो ऑटो ड्राइवर्स हैं, ऑटो ड्राइवर्स को एक कोर्स करना पड़ेगा, ज्योग्राफिकल सेंस उनका बढ़िया होना चाहिए, है ना, उनको कैसे व्यवहार करना है, पैसेंजर को कभी कोई इमरजेंसी में कैसे, शॉर्टेस्ट रूट क्या होगा, इन सब की ट्रेनिंग दे रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन थोड़े बहुत लगा रहे हैं, तो वो जायज़ है, क्योंकि वो बेहतर सेवा देना चाहते हैं। तो मैं अभी राइट टू लाइवलीहुड है, राइट टू फॉलो एनी प्रोफेशन ऑक्यूपेशन को देखना पड़ेगा, ठीक है। ये तुम हम लोग डिस्कस कर चुके थे, प्रेसिडेंट रूल, नेशनल इमरजेंसी, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन टू स्टेट या फाइनेंशियल सेंट्रलाइजेशन, ये सब क्या है? ये सब है यूनिटरी फीचर्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यूनिटरी फीचर्स एंड फेडरल फीचर्स दोनों को मिला दोगे तो तुम ये पाओगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर नीदर यूनिटरी पॉलिटी नॉर फेडरल पॉलिटी, ठीक है, इट प्रोवाइड्स फॉर द ब्लेंडिंग ऑफ द टू। और कहा जाता है कि इट बिलोंग्स टू अ सिस्टम, ए क्लास ऑफ इट्स ओन, दैट्स व्हाट इज नोन एज अ सुई जनरस सिस्टम। समझ में आ गया? ये अर्धसंघात्मक व्यवस्था है, ठीक है, ना तो एकात्मक है और ना ये संघात्मक है, अर्धसंघात्मक व्यवस्था, ठीक है। इन द स्ट्रक्चर इट इज फेडरल, बट इन स्पिरिट इट इज यूनिटरी इन नेचर, ठीक है। एक्चुअली फाउंडिंग फादर्स, they were actually the founding fathers, they wanted to strike fine balance between the necessity to maintain unity and integrity of the country, and on the other hand the necessity to give adequate space and room to different regions, different states for the expression of their political and cultural aspirations। वो ये चाहते थे कि अलग अलग राज्य, अलग अलग क्षेत्र जो है, उनकी अपनी जो भाषा, संस्कृति है, उनकी जो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो उनकी अपेक्षाएं हैं, रीजन एस्पिरेशंस हैं, उसकी भी अभिव्यक्ति हो सके, ठीक है। और साथ साथ एकता अखंडता को भी खतरा नहीं हो, तो उन्होंने दोनों के बीच बैलेंस कर लिया। समझ में आया? यूनिटरी फीचर्स एंड फेडरल फीचर्स, राज्यों को उतनी स्वायत्ता दे दी, इतना स्पेस दिया गया कि वो अपनी जो उतने रीजनल कल्चर ट्रेडिशन जो उसके साथ वो जिए, लोगों के पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को फुलफिल किया सके, लेकिन वो उस हद तक नहीं जाएंगे जिससे राष्ट्र की एकता अखंडता को खतरा हो, वहां पर सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। हाँ, बात से अलग नहीं हो, हाँ बस, ठीक है, जैसे ठीक है, थोड़ी बहुत बात चलती है, मराठा कल्चर, मराठा लैंग्वेज है, मराठा पेंटिंग स्टाइल जो कुछ, चलो अच्छी बात है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आप मराठा, लेकिन जिस दिन आप लोगों को भड़काने लग जाएंगे, समझ में आया, कि हम लोग मराठी हैं, हम देश से अलग हो जाएंगे, हमारा अलग देश होता तो अच्छा होता, आप भी खालिस्तानी टाइप का सोच, एग्जाम्पल अगर सोच रहे हैं ऐसा, तब सेंट्रल गवर्नमेंट तुरंत समझा देगी, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है, तुरंत प्रेसिडेंट रूल लगा देगी, आर्मी उतार देगी वहां पे, सारा कंट्रोल ले लेगी अपने हाथ में। ये जरूरी है, ये जरूरी है इसलिए। और अभी भी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम इन प्रोविजंस को हटाएं, इस प्रोविजन की आवश्यकता कभी पड़ सकती है, इसको हटाने की आवश्यकता कभी भी नहीं, ठीक है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट किसी जुडिशरी पर डिपेंडेंट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको इतने पावर दिए गए हैं कि इफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन अराइजेस, देयर इज अ थ्रेट टू द यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, देन दे कैन विद द ब्लिंक ऑफ आई दे कैन इम्पोज प्रेसिडेंट रूल एंड दे कैन टेक चार्ज ऑफ थिंग्स, ठीक है। लेकिन इस पावर को यूज किया जाता है बहुत ही एक्सेप्शनल सिचुएशन में, इसलिए डेमोक्रेसी का रेस्पेक्ट करते हुए। यहाँ क्लियर है? ये हम लोग कर लिए थे। उसके बाद ये पॉइंट हम तो बताए थे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें सबसे ऊपर क्या है, ये पूरे वर्टिकल सीक्वेंस है, ये सबसे ऊपर ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स है ना, सबसे ऊपर उद्देश्य वही है प्रेम्बल, ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए हम बनाते हैं क्या, पॉलिसी, फिर पॉलिसी के अंदर बनाते हैं प्लान, प्लान के अंदर प्रोग्राम, प्रोग्राम के अंदर प्रोजेक्ट, तो मैं ये सीक्वेंस है। तो ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती चली जाती है, नीचे से ऊपर जाते हैं तो रिजिडिटी बढ़ती जाती है। जैसे गोल्स है, उद्देश्य तो इतने बड़े और ब्रॉड होते हैं कि वो लंबे समय तक वैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव, उसको हासिल करने के लिए हम नीति बनाते हैं। नीति मतलब हो गया सेट सिस्टम ऑफ डिसीजन, निर्णयों की एक मौलिक व्यवस्था जिसके आधार पर, समझ गए, निरंतर निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए तुम्हारी विदेश नीति है, रक्षा प्रतिरक्षा नीति है ना, विदेश नीति है, रक्षा नीति है, तुम्हारे मौद्रिक नीति है, राजकोषीय नीति है, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, एनवायरमेंट पॉलिसी, न्यूक्लियर पॉलिसी, पॉलिसी है। तो हर एक सब्जेक्ट मैटर पे पॉलिसी, फिर पॉलिसी के दायरे के अंदर बनता है प्लान, यू मेक एन असेसमेंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, यू डिसाइड हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज, यू सेट द प्रायोरिटीज, मेरी बात समझ गए, ये सारी चीजें उसके अंदर होती है। तो वो कहते हैं प्लान, प्लान के अंदर हुआ प्रोग्राम, और प्रोग्राम के अंदर हो गया प्रोजेक्ट। जैसे मनरेगा है, एक प्रोग्राम है, जैसे है ना, तुम्हारी नीति क्या थी, नीति विकास करना है, फिर तुम
तुम्हारी जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट करना है, बेरोजगारी को दूर भगाना है, उसके तुम प्रोग्राम लेकर के आए, तो मनरेगा प्रोग्राम है, उस मनरेगा प्रोग्राम के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, हाईवे बना रहे हो, ये बना रहे हो, ब्रिज बना रहे हो, मनरेगा के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिससे लोगों को फायदा हो। तो अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ तो प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा, प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ तो प्लान सक्सेसफुल होगा, प्लान सक्सेसफुल हुआ तो पॉलिसी सक्सेसफुल रहेगी, पॉलिसी सक्सेसफुल इंप्लीमेंट अगर होगी, सक्सेसफुल इंप्लीमेंट अगर हो गई तो ऑब्जेक्टिव हासिल होगी। ये है पूरा सीक्वेंस, इसी पर हम लोग सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसी के बगल में पूरा स्ट्रक्चर काम करता है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था जो है पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करते हो। उसमें कई ब्यूरोक्रेट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो पॉलिसी मेकिंग में है, कई लोग प्लानिंग में है, कई इंस्टीट्यूशंस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज इन्वॉल्व है प्रोग्राम्स वगैरह को इंप्लीमेंट करने में, ठीक है। और प्रोजेक्ट में तो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस एजेंसीज, पूरा एक जाल है, एक नेटवर्क पूरा बड़ा सा बनाया हुआ। चालू कहां से होता है? प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देख रहे हो पूरा, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, बोर्ड्स, कमीशन, सब अलग अलग बॉडीज। फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाओ, फिर कलेक्टर है, फिर उधर देखो लॉ एंड ऑर्डर में एसपी है, ऐसे पूरी बॉडीज टॉप टू बॉटम, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर इन्वॉल्व implementation of one or other programs or projects, enforcement of law, implementation of policy और फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, सबके अपने अपने काम है। कोई नीति बना रहा है, कोई योजना बना रहा है, रणनीति बना रहा है, कोई उसे लागू कर रहा है, कोई फीडबैक कलेक्ट कर रहा है, कोई रिपोर्ट बना रहा है, कोई अकाउंटेबिलिटी इन्फोर्स कर रहा है, कोई गुड सर्विसेज प्रोड्यूस करके ही सप्लाई कर रहा है, सब अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं। समझ में आया? और फाइनल इसका आउटकम क्या है? ये सब क्यों कर रहे हैं? जिससे कि हमारा जो अंतिम उद्देश्य है, क्या है अंतिम उद्देश्य? क्या है? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट। समझ में आया? है, ये हमारा विजन हम जैसा चाहते हैं, और हकीकत में जो जो होगा, उन दोनों के बीच में ये पूरी बॉडी काम करती। इस विजन को वो रियलिटी में कन्वर्ट कर रही। मोदी जी देख लिए सपनों का भारत, मोदी जी का क्या है? 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र हो जाए, डेवलप कंट्री। तो डेवलप कंट्री ऐसे ही नहीं हो जाएगा ना, सबको मिल करके काम करना पड़ेगा, तब जाके वो डेवलप कंट्री होगा। इतने सारे इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज काम करेगी, कितनी सारी पॉलिसी होगी, कितने सारे प्लान, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट सब जो इंप्लीमेंट होंगे सस्टेन बेसिस पे, एक के बाद सरकारें सब मिलकर काम करेगी, हम सब उसमें अपना अपना रोल प्ले करेंगे, तब जाकर भारत एक बनेगा क्या? विकसित राष्ट्र बने। ठीक है? ये है तुम्हारा प्रेम्बल, यहां पे हम लोग आ गए थे। ठीक है, प्रेम्बल्स, आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस। ठीक है, हम लोग यहाँ कल कल से हम लोग यहाँ चालू करेंगे यहाँ से। ठीक है, आज यहाँ तक ये रिवीजन का था, हम लोग यहीं तक आ गए थे ना। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डिस्कशन कल चालू करेंगे। आज के लिए पर्याप्त। ठीक है, थैंक यू। एक मिनट।